नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लालचंद्र सिंह। डीडी न्यूज के इस खास प्रोग्राम डॉक्टर्स स्पीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये कार्यक्रम आपके लिए खास तौर पर लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है कि कोरोना महामारी के दौरान जो कुछ सवाल आपके मन में हैं, जो कुछ उलझन आपके मन में है, अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो उसको लेकर कोई सलाह की ज़रूरत हो, किसी सवाल के जवाब की ज़रूरत हो, तो हम उसी के लिए इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं। और इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं अपने डॉक्टर विशेषज्ञों को भी, जो आपके सवालों के जवाब देते हैं। आज इस एपिसोड में हमारी कोशिश होगी कि जो पोस्ट कोविड केयर है, यानी कि संक्रमण के बाद देखभाल कैसे करें, इस पर हम फोकस रखेंगे। हमारे साथ हमारे डॉक्टर विशेषज्ञ मेहमान जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथी अमृतपाल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जो आज बल्कि हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह जुड़ चुके हैं। अमृत, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज 3 डॉक्टर जुड़ेंगे, जिनमें कि डॉक्टर अनुराग अग्रवाल होंगे, जो कि प्रोफेसर हैं दून गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देहरादून से जुड़ चुके हैं। बल्कि बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनुराग अग्रवाल आपका। और साथ ही हमारे साथ सोनल बर्मन हैं। सोनल बर्मन मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है सोनल जी आपका भी, डॉक्टर सोनल। और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर रविकांत, जो कि डायरेक्टर हैं एम्स ऋषिकेश में। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर रविकांत जी। तो हमारे तीनों विशेषज्ञ मेहमान भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ ही अमृतपाल भी जुड़ चुके हैं। अमृत। That's right. Thank you, Lalchandra. Over the next 1 hour, as you said, that we will be talking about post-COVID care. This is a phone-in program where people can call in on the numbers we are flashing out on our screens. You have to prefix 011, which is Delhi's code. If you're calling from outside Delhi's numbers are being flashed on your screen right now. You can ask your questions directly to the panel of doctors that we have with us. Also, you can go on to our Facebook page, which is DD News Live. In the comment section, you can write your questions. We will take up your questions and let the doctors talk to you directly. So that is what we will be doing. As Lalchandra said, our focus over the next 1 hour will be post-COVID care. So please keep your questions to that. But apart from that, if you have any other questions or related questions, but kindly keep it just to COVID, and we will get your questions answered. जी, तो बिल्कुल जैसे हमारे सहयोगी अमृत ने बताया कि टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, उस नंबर पर आप टेलीफोन करके अपने सवाल के जवाब ले सकते हैं। फेसबुक पेज पर आकर के आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और आपके सवालों को हम विशेषज्ञ मेहमानों के पास रखेंगे और उस पर जवाब लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि आज पोस्ट कोविड केयर, यानी संक्रमण हो जाने के बाद कैसे रखरखाव, कैसे देखभाल करें, कैसे अपनी इस बीमारी को मात दें, इस पर आज हम फोकस रखेंगे। तो इसी से शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं डॉक्टर रविकांत जी से। डॉक्टर रविकांत जी, सबसे पहले तो मैं शुरुआत आप ही से करता हूं और आपकी एक विशेषज्ञ सलाह चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि जो संक्रमित हो गए, संक्रमित नहीं होते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो संक्रमित हो गए उसके बाद किस तरह से देखभाल करें। अगर खास तौर पर ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग होम क्वारंटीन में रहते हैं, अस्पताल नहीं जाते हैं और अस्पताल जाने की उन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। होम क्वारंटीन में क्या कुछ कैसे और किस तरह से खास देखभाल करें? देखिए, बेसिकली हम इसको कहेंगे पल्मोनरी रिहैब वाली का, इसको शॉर्ट में जो हम कहते हैं, एक पल्मोनरी रिहैब है जिसमें आपको ग्रेजुअली गो बैक टू नॉर्मल। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक तो आप अपनी सांस को नॉर्मल लाने के लिए धीरे धीरे सांस रोज रोकेंगे तो बढ़ता जाएगा टाइम धीरे धीरे। एक तो बात यह है कि ब्रीदिंग कंट्रोल एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एक एसेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि आपको वापस आने में हेल्प करेगा। और उसको आप हमारे इंडियन सिस्टम में प्राणायाम भी कह सकते हैं, उसको होम चैंटिंग भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको ना मानते हो तो आप जिसको भी कहें, तो बेसिकली ब्रीदिंग कंट्रोल है, जिसमें इंस्पायरोमीटर भी होता है कि 3 उसमें बॉल होती हैं। पहली बार में आप कितना उठा रहे हैं, दूसरी बार में कितना उठा रहे हैं, तीसरी बार में कितना उठा रहे हैं।
रिवर्स करके कितना उठा रहे हैं, तो सेकंड पॉइंट वो भी है। तो एसेंशियली यू हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज योर मूवमेंट्स, increase your breathing control, and go back to normal in a very gradual manner. It will not happen in one day. It will definitely happen. जी बिल्कुल। तो ये पोस्ट कोविड केयर को लेकर के डॉक्टर रविकांत ने अपने विचार रखे। ऐसे ही हम चाहेंगे कि पोस्ट कोविड केयर पर अमृत आप कुछ पूछना चाहेंगे? Yes, my question is for Professor Agarwal. Professor Agarwal, if a patient recovers, he's contracted COVID, whether he recovers, he goes to a hospital, he's a severe case or a mild case, 14 days, 17 days, whatever period, now he's completely, totally free. Is there anything related to his diet? Is there anything related to increase in vitamins? Is there anything related to his exercise or any change in his daily routine that he needs to bring in post-COVID when he's infection free? चलिए आपके सवाल का जवाब लेते हैं, सोनल बर्मन जी से ले लेते हैं। सोनल बर्मन जी, आप हमारे अमृत सर ने जो सवाल पूछा है कि किस तरह के खाने पीने को लेकर के, व्यायाम को लेकर के इस दौरान में देखभाल रखनी चाहिए और क्या खास केयर करना चाहिए? पोस्ट कोविड पेशेंट्स को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले डाइट की बात करें तो एक हेल्दी फूड खाना है, न्यूट्रिशियस विद हाई प्रोटीन डाइट एंड इंक्लूडिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड शुड बी टेकन, क्योंकि हमारा थोड़ा सा पानी की कमी हो जाती है और हमने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है कि थोड़ा सा बीपी भी फॉल होता है। तो पोस्ट कोविड डाइट के अंदर फ्लूइड्स का इंटेक बढ़ाना है और ग्रीन वेजिटेबल्स और हेल्थी फूड लेना है। अपना स्लीप एडिक्वेट होना चाहिए, 8 to 10 आवर्स पेशेंट को अच्छे से सोना जरूरी है, एडिक्वेट रेस्ट करना जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज धीरे धीरे तरीके से करें। ये नहीं कि एकदम से सोचे कि हम पहले जितना एक्सरसाइज कर पा रहे थे उतना अभी भी कर पाए, लेकिन एक ग्रेडेड मैनर के अंदर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जो भी आप कर सकते हैं वो वापस से करना है आपको। दूसरा, एक और रिकवरी में इम्पोर्टेंट चीज है कि पॉजिटिव एटीट्यूड। बहुत सारे पोस्ट कोविड पेशेंट्स में हमने देखा है कि एंजाइटी का एलिमेंट बहुत ज्यादा रहता है, तो उसकी वजह से रिकवरी जो है वो थोड़ा और स्लो हो जाती है। तो अपने माइंड को काम एंड कंपोज रखने की जरूरत है। और इसके अलावा सबसे जरूरी है कि जो पेशेंट को कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उनकी दवाइयां समय पर लेते रहें। तो यही सब चीजों का ध्यान रखना है। या फिर अगर किसी चीज के लिए अलर्ट रहना है, जैसे कि कोई नए सिम्टम उनकी बॉडी में आ रहे हैं या कोई नई तकलीफ है, तो अपने फिजिशियन से इमीडिएटली कंसल्ट करें। जी। और इनके सवाल का एक और हिस्सा था जो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अनुराग अग्रवाल उस पर जवाब दें कि जो विटामिन सी है या फिर जिंक की गोलियां हैं, इसको लेकर के सलाह दी जाती है, बहुत सारे लोग लेते भी हैं। इस बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी, जो खासतौर पर होम क्वारंटीन में हैं? क्या वो इस तरह के कोई सप्लीमेंट, जिसे हम कहते हैं कि न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के तौर पर कुछ ले सकते हैं, इस तरह का लेना चाहिए? हाँ, देखिए बिल्कुल बहुत सारे विटामिन सप्लीमेंट्स के बारे में बात हो रही है। इसमें स्पेशली विटामिन सी की काफ़ी हाई डोजेज भी दी जा रही हैं, स्पेशली इन आईसीयू, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई डोजेज रिकमेंड नहीं की जा सकती हैं घर में रहने वाले मरीजों के लिए। तो जो एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, लाइक 500 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी एक गोली आती है, वो डेली एक गोली काफ़ी है। और जिनके लिए भी स्पेशल एडिशनल रिक्वायरमेंट घर में रहने वाले मरीजों के लिए नहीं है, क्योंकि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद ये म्यूकोरमाइकोसिस को, जो ब्लैक फंगस है, उसको बढ़ावा दे रही है। अभी हालांकि कुछ भी प्रूव नहीं है, लेकिन ऐसे सप्लीमेंटेशन भी बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें, क्योंकि ये सब अगर डबल एजेड सॉल्ट हो सकते हैं कि हमें फायदा भी करें लेकिन कई बार नुकसान कर जाते हैं, तो वो हम एक थिन रेड लाइन नहीं खींच सकते हैं कि ये कहाँ नुकसान करने जा रहे हैं। तो इसलिए कभी भी बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग तरीके थे कि हम इनको ज्यादा खा लेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में न्यूरोसाइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशन जैसे नींद का ना आना या नींद का बहुत ज्यादा आना, कुछ डिप्रेशन, कुछ एजिटेशन, बहुत जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी एक होता है कि आदमी बहुत ज्यादा सोचता है कि मैं बच के आया हूँ तो अब क्या होगा। उसकी शायद कुछ लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ है इस पूरे एपिसोड में, वो बीमार पड़े, नौकरी चली गई है जी। तो वो सब चीजों का ही ध्यान रखना है। इस तरह से सप्लीमेंटेशन उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं। एक चीज मैं आपसे ने बताया है कि
पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, हाँ। तो ग्रेजुअल एक्सरसाइजेज करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आदमी या तो बिल्कुल बहुत तेजी से करना चाहता है या बिल्कुल लेट जाता है। एक ये दोनों ही स्पष्टीकरण चाहूंगा। कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे में वो थक जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, और अगर वो नहीं करेगा तो रिकवरी में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला होता है। डॉक्टर अग्रवाल, आपसे तो एक supplementation स्पष्टीकरण बिल्कुल चाहता best हूँ। चाहिए। हाँ, एक स्पष्टीकरण ये चाहता था कि आपने कहा कि जो विटामिन सी है वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 500 mg वाली एक गोली ली जा सकती है 24 घंटे में। और क्या जिंक का और ब्लैक फंगस का कोई कनेक्शन है क्या, जिंक के टैबलेट का और ब्लैक फंगस का? देखिए, वही मैंने बताया कि अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं है, प्रूवन नहीं है कुछ भी, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी ब्लैक फंगस के लिए चल रही है। इसमें जिंक की ओवरडोज भी एक थ्योरी है। अभी कुछ भी प्रूवन नहीं है। लेकिन जिंक के लिए भी ये देखा गया है कि जो नॉर्मल एक मल्टीविटामिन टैबलेट में जिंक की मात्रा होती है उतनी काफी है जी। तो एडिशनल जिंक लेने की जरूरत नहीं है। और विटामिन सी अपनी टॉलरेंस के हिसाब से ले सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत हेल्थ में भी 10-10 गोलियां तक इसको ले लेते हैं, लेकिन नॉर्मल 1 से 2 गोली काफी है। बिल्कुल। अमृत, हम आगे बढ़ें उससे पहले कॉलर को ले लेते हैं। हमारे साथ ऋषभ अग्रवाल जुड़ रहे हैं गुड़गांव से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी डॉक्टर्स को बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि वो अपना कीमती टाइम निकालकर हमें इतने सारे सजेशंस प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी। मेरा सवाल यह है कि अभी मेरे को 1 महीना हो गया है रिकवर करे हुए फ्रॉम कोविड, एंड स्टिल मेरे को कभी कभी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स रात में खांसी आती है काफी। तो आजकल जिस तरीके से ये व्हाइट फंगल और ब्लैक फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, तो क्या कहीं ये उसके सिम्टम्स तो नहीं है? क्या मुझे कोई किसी तरीके का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या कोई चेकअप करवाना चाहिए? तो दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू आस्क। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा। तो डॉक्टर रविकांत, आप, मैं चाहूंगा कि कृपया आप इस पर कुछ जवाब दें। और ये अगर आपको ये डाउट है कि ब्लैक या कोई फंगस नहीं है, तो इसका बेस्ट ओपिनियन तो ईएनटी स्पेशलिस्ट अपने एग्जामिन करने के बाद ही देगा। और वो मोर ऑफन देन नॉट ही विल नीड सम इमेजिंग और एटलीस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन। तो देखेगा कि आप में कोई फाइंडिंग है या नहीं है। अगर कोई फाइंडिंग नहीं है तो इमेजिंग को ऑर्डर नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई फाइंडिंग है तो डेफिनेटली इमेजिंग को ऑर्डर करेगा। तो बेस्ट ये होगा कि वो एक बार देख ले आपको, जो भी ईएनटी एक्सपर्ट है नियरेस्ट आपके, और ये सबसे बढ़िया रहेगा। इसको बिना मरीज को देखे कमेंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको खुद ही लग रहा है कि आंख में दर्द है, नाक में दर्द है, कहीं से वाटर बह रहा है, कहीं से पस बह रहा है, कोई भी आपको समस्या लग रही है, तो बिल्कुल इमीडिएटली जाना चाहिए। लेकिन अगर फेयर साइकोसिस भी है तो एक ईएनटी का एक्सपर्ट को दिखाने में कोई हर्ज नहीं। जी बिल्कुल, तो दिखा लेना चाहिए। और कहते हैं ना कि अगर वक्त से पहले या वक्त रहते किसी बीमारी का पता चल जाए तो वो सबसे अच्छा होता है। यस अमृत, एनी क्वेश्चन? लालचंद्र, दिस इज अ वेरी डबल एज्ड सोर्ड, यू नो, जो वक्त से पहले कर लें या वक्त रहते कर लें, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और जो व्हेन वी डू दिस प्रोग्राम, यू एंड आई रेगुलरली डू दिस, अ लॉट ऑफ यू नो आवर व्यूअर्स से मुझे घबराहट, आई हैव रिकवर्ड, मुझे 1 महीना हो गया रिकवर हुए, पर मुझे घबराहट होती है, मुझे बेचैनी होती है, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। देखिए, सांस लेने में अगर आप सोचने ही लग जाएं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। आई टेक दिस क्वेश्चन टू डॉक्टर सोनल. Dr. Sonal, when is the time to go and see your doctor? Because a lot of people are going through the post-COVID stress. When you get infected, now that the government says don't get yourself tested again for an RT-PCR, you may get a false positive. So they are bound to have those anxieties. So one, how do they deal with it? And secondly, when do they know that now is the time to go to a doctor and see a doctor? If the patient is having those complaints, then patient should immediately report to the concerned doctor. For example, if जैसे किसी पेशेंट को सडनली अपने किसी बॉडी पार्ट पे स्वेलिंग लगती है, किसी हाथ पे या पैर पे स्वेलिंग अगर दिखाई देती है तो वो एक अलार्मिंग साइन है। किसी पेशेंट को अगर हेडेक बहुत सीवियर है, कोई सीजर जैसा एपिसोड होता है, फेस पे कोई नमनेस आती है, दिखाई देने में कोई दिक्कत है, या फिर अपने दांत में कोई सीवियर दर्द है या
टीथ जो है वो उसका लूज हो गया है तो डॉक्टर की सलाह लें, या फिर अगर किसी बॉडी पार्ट पे कोई रैश, कोई रेड कलर के रैशेज आते हैं या ब्लैक कलर के रैशेज आते हैं तो डॉक्टर की सलाह लें। और अगर किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग होती है, जैसे नाक से खून आना या मुंह से खून आना, तो भी उनको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। या फिर ऐसा कोई भी सिम्टम जो पेशेंट को पहले नहीं था रिकवरी के बाद, लेकिन अचानक से पेशेंट को चेस्ट में पेन होने लग गया, अचानक से खांसी हो गई है, तेज बुखार हो या डॉक्यूमेंटेड फीवर हो, कोई भी फीवर जैसे कि जो 100 से ऊपर हो, तो पेशेंट को तब भी डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है। जी, तो ये बिल्कुल मतलब किसी भी तरह का कोई ऐसा लक्षण जो पहले तो नहीं था लेकिन अगर अब है तो बिल्कुल उसको लेकर के सचेत होने की ज़रूरत है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, विजय शर्मा दिल्ली से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं जो पोस्ट कोविड रिकवर कर चुके हैं उनको, क्योंकि हमने देखा है कि पोस्ट कोविड सबसे कॉमन जो कॉज आ रहा है वो हार्ट अटैक का आ रहा है या ब्लड क्लॉट का आ रहा है, तो पोस्ट कोविड रिकवरी हमें क्या डी डाइमर टेस्ट करवाना चाहिए और कब तक करवाना चाहिए? एंड सिमिलरली जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं कोविड के, क्या उनको ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट करवाना चाहिए देखने के लिए कि उनको कहीं ब्लड क्लॉट तो नहीं बन रहे या आगे जाके हार्ट अटैक का खतरा तो नहीं है? जी, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, हम चाहेंगे कि आप विजय जी के सवालों का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए कोविड जो है कि हाइपर कोगुलेबल स्टेट है। ये जो मॉडरेट और सीवियर पेशेंट हैं जो आईसीयू या हॉस्पिटल में एडमिट रह रहे हैं, उसमें ये कोगुलेबिलिटी मतलब क्लॉटिंग की प्रक्रिया को बढ़ाता है। तो ऐसे ज्यादातर मरीजों को डिस्चार्ज के टाइम पर एंटी कोगुलेंट टैबलेट दी जा रही हैं। तो जिनके भी रिस्क फैक्टर हैं, जैसे डायबिटिक मेलाइटस या पहले से ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किडनी अफेक्शन है पहले से, या कार्डियक कोई भी लाइक सीएडी और हार्ट अटैक के पेशेंट हैं पुराने, उन लोग को ये रिस्क ज्यादा रहेगा। तो ऐसे केस में उन लोग को तो जरूर ही दी जा रही हैं और बाकी लोग भी डी डाइमर के बेस पर इनको ये एंटीकोगुलेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन तो दिया जाता है और डिस्चार्ज के टाइम भी 15 डेज और 45 डेज तक के लिए रिकमेंडेशन आ चुकी हैं। फिर भी किसी को लगता है कि अगर मुझे ये रिस्क ज्यादा है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा डी डाइमर टेस्टिंग के ऊपर ना जाएं, क्योंकि ये थोड़े लंबे समय तक भी थोड़ी हाई वैल्यू के साथ बना रह सकता है, जबकि सभी दवाइयां चल रही हैं। तो इस खाली टेस्ट के ऊपर ना जाएं, वो अपने रिस्क फैक्टर और अपने सिम्टम पे ज्यादा ध्यान दें। जैसे डॉक्टर सोनल ने भी बताया कि अगर किसी को अचानक छाती में दर्द है या फिर सांस फूलना अचानक में बढ़ जाए, पैरों की स्वेलिंग है और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या चल फिर नहीं पा रहा है, तो ये ज्यादा बड़े रिस्क फैक्टर हो जाते हैं पोस्ट कोविड डिस्चार्ज के बाद भी। तो इन चीजों का ध्यान रखा जाए, अकेले टेस्ट के ऊपर ही चीजों को ना मैनेज किया जाए। टेस्ट सिर्फ हमारी हेल्प के लिए हैं, बाकी उनके रिस्क फैक्टर, बीमारी कितनी लेवल की थी और आगे क्या सिम्टम्स है, इनके आधार पर ही डॉक्टर से सलाह लें। Professor Ravikant Kapil Sen asks this question on our Facebook page. He says, what is the post-COVID protocol for diabetic patients after recovery if the blood sugar level goes to 140/220? What should they do? My point is blood sugar should be managed very aggressively, but not resulting in hypoglycemia. That is one. Ideal food, I would say, in terms is fruits, but certain fruits are not good for diabetes. And classical food pattern fruits के लिए हम लोग कहते हैं कि रेनबो डाइट लेनी चाहिए, आपको 5-7 रंग की डाइट लेनी चाहिए जो आपके लिए ठीक रहेगी। लेकिन आप उसमें कितनी कैलोरी लेंगे वो तो आपको डाइटिशियन कंट्रोल करके बताएगा कि आप 1800 डाइट पे हैं, 1600 पे हैं, 1400 पे हैं और 1200 पे हैं, एंड यू हैव टू फॉलो दैट एडवाइस अकॉर्डिंगली। आपको साथ में उन्होंने इंसुलिन पे रखा है या ओरल एंटी डायबिटिक पे रखा है, उस पैटर्न को भी इतना रखना है कि आपका HbA1c किसी भी हालत में 7 के नीचे रहे और जहां तक हो सकता है 6.5 के पास में। जी, एक सवाल, हालांकि वो ब्लड शुगर लेवल से ही जुड़ा हुआ है लेकिन वो वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ है। फेसबुक पेज पर आशुतोष तिवारी जी लिखते हैं कि शुगर जिनको 300 प्लस है, क्या उनको भी कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवानी चाहिए? डॉक्टर सोनल, आपकी क्या एक्सपर्ट राय है कि 300 प्लस शुगर है तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड या कोई भी वैक्सीन उनको लगवानी चाहिए?
वैक्सीनेशन का सवाल है, ऐसा तो कोई काउंटर इंडिकेशन नहीं है, लेकिन साथ साथ ये कहा जाता है कि कोई भी डिजीज जो है वो कंट्रोल्ड में हो तो अच्छा है वैक्सीनेशन के लिए। तो हमारी सलाह तो यही रहेगी कि अपनी शुगर को इतना ना बढ़ने दें, अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें और 1-2 हफ्ते में जैसे ही इनकी शुगर वैल्यू थोड़ी डाउन हो जाए उसके बाद बिल्कुल वैक्सीनेशन के लिए चाहिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट वैसे एक हाई रिस्क पेशेंट है सीवियर डिजीज के लिए। तो वैक्सीन तो अवश्य लगानी है, लेकिन बेटर रहेगा कि थोड़ा सा डायबिटीज कंट्रोल होने के बाद लगा लें। तो कुछ इसमें सलाह देना चाहेंगी कि कितना लेवल पर ब्लड शुगर का आ जाए तो वो लगवा सकते हैं? अगर ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो 200 से कम आ जाए तो वो बिल्कुल लगवा सकते हैं। जी, तो ये बिल्कुल आशुतोष जी, अपने शुगर लेवल को अगर 200 से नीचे ले आते हैं, 200 से नीचे, तो बिल्कुल आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। यस अमृत। Ajay Rajak, Professor Agarwal, if you could please take this question. Ajay Rajak asks this question. He says, COVID vaccine के बाद भी पॉजिटिव कैसे हो जाते हैं? Basically, this question figures a lot on our social media, and when you go out and talk to people, जी, they say that, well, if I've gotten both shots, there are reports of people contracting the infection. Why should I go in for vaccination if the vaccination cannot prevent me from infection? If you could please clear the air on that. देखिए, इसके 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो वैक्सीनेशन टोटल इसको इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेगा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ देखा गया है, अभी तक हम लोग को 5 महीने हो चुके हैं, तो करीब करीब 80 से 90% लोगों में ये इन्फेक्शन भी कम कर दिया है। तो सिर्फ 10% लोगों में ही इन्फेक्शन पाया गया है जिनमें वैक्सीन लगी है, दोनों डोज लग गई हैं। पहली डोज के बाद भी ये प्रोटेक्शन 30 से 40% तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में वैक्सीन जरूर लगवाएं, लेकिन 2 चीजें और देखने में आ रही हैं कि कुछ लोग ने वैक्सीन डिले करी और किसी के घर में थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई है, माना किसी एक को बुखार आ गया, तो वो डर के मारे फिर वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। ऐसे केस में अगर घर में किसी को फीवर है, उसका कोरोना होने का चांस बहुत ज्यादा है और फिर पूरे घर में ही कोरोना होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है कि घर में किसी को कोरोना पॉजिटिव केस होने के बाद वो वैक्सीन लगाने पहुंच गए और फिर वो कॉम्प्लिकेट करके एडमिट हुए। दूसरा, कुछ लोग वहां जाकर मास्क उतार कर सेल्फी भी ले रहे हैं, मास्क भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, या सोशल डिस्टेंसिंग का रूल जो है। तो एक ये भी कारण है कि वो वैक्सीन लगाने के साथ ही साथ आने के बाद इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। तो इन 2 चीजों का जरूर ध्यान रखें कि ऐसे अगर घर में किसी को फीवर है तो उस टाइम पे अपना वैक्सीनेशन अवॉइड करें और वैक्सीनेशन सेंटर पर भी जाकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन का रूल फॉलो करें, लेकिन वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन इन्फेक्शन को 70 से 90% तक और कॉम्प्लिकेशंस को भी 70 से 90% तक कट कर दे रही है। तो वैक्सीन लाइफ सेविंग है, बिल्कुल से लगवाएं। Absolutely. So I hope Ajay Rajak got the answer. Ajay, the idea is you're safer with the vaccine than otherwise. Yes, there have been cases of people contracting the infection, so it's not foolproof, and neither do the vaccine makers claim that 100% you will not get it. Remember, all these vaccines are on emergency approval. To develop a vaccine, it takes a lot of data, it takes a lot of time. This was a pandemic, something had to be done, but it may not be 100% perfect. As medical science, as more data comes in, we will get perfection, but this is the best weapon that we have, apart from the mask and social distancing. So please go and get yourself vaccinated. Another very important point that Professor Agarwal or Lalchandra makes is कि वहां पे जाके मास्क उतार के सेल्फियां ले रहे हैं आप, शेर के गले में बाजू डाल के फोटो नहीं खिंचाई जाती, शेर खा जाता है, फिर आप वो फोटो नहीं दिखा सकते लोगों को। तो कोरोना से बचें और वहां पे सेल्फियां बाद में घर पे आके ले लें। गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड एंड बी सेफ। वैक्सीनेशन के बारे में मुझे एक आदमी की बात बड़ी अच्छी लगी थी कि आप छतरी लेकर के निकलते हैं, अगर साधारण बारिश रहती है तो आपको एक बूंद भी नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा बारिश होती है तो थोड़े बहुत छींटे पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी छतरी आपको बचाती है ना। तो ये बात वैक्सीनेशन के लिए कही जा सकती है कि वो हमेशा आपको फायदा ही पहुंचाएगी। ये बात अलग है कि कहीं बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो, वायरल लोड हो, तो आपको थोड़ा बहुत असर हो जाए, लेकिन फिर भी छतरी अपना काम करती है। तो वैक्सीनेशन को वो छतरी समझिए और उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल ले लेते हैं। लखनऊ से राम कुमार जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है राम कुमार जी।
अपने सवाल पूछिए। धन्यवाद सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल है सर कि हमारी मिसेज सर आईटीपी पेशेंट है सर जी। तो सर उसको सर फीवर आया था सर मार्च में। तो सर मैंने टेस्ट भी करवाया था तो उसमें तो नेगेटिव आया था, लेकिन डॉक्टर का सलाह था कि वो सारा सिम्टम वही है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि मेरी मैडम जो है आईटीपी का पेशेंट है, तो क्या उसके लिए वैक्सीनेशन सही रहेगा कि नहीं सर? डॉक्टर सोनल इस सवाल का जवाब देना चाहेंगी? है कि उन्होंने आईटीपी का पेशेंट है, वैक्सीनेशन इस चीज पे डिपेंड करता है कि उनका प्लेटलेट काउंट कितना चल रहा है। तो उनके जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो उनसे एक बार डिस्कस कर लें। अगर प्लेटलेट काउंट 10,000 20,000 इतना लो है तो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन जो हमें लग रही है उसके बाद थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकता है। तो एक बार डॉक्टरी सलाह के बाद ही वैक्सीनेशन लगवाएं, लेकिन हाँ वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। अगर प्लेटलेट काउंट उनके मेंटेन है तो डेफिनेटली वो वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल वैक्सीनेशन जरूर कराएं। और तमाम चीज़ें देखिए, एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके पास बहुत तरह की चीज़ें पहुँचेंगी। सोशल मीडिया में तमाम तरह की खबरें पहुँचेंगी वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़। ये कहा जाएगा कि वैक्सीनेशन के ये नुकसान है, नहीं कराना चाहिए। लेकिन एक बात बिल्कुल याद रखिए, इन सब चीज़ों को दरकिनार करके पूरी दुनिया की रिसर्च कहती है कि आपको वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए। तो वैक्सीन पर किसी भी तरह का संशय मत रखिए, शंका मत रखिए। जब भी मिले, जब भी आपकी बारी आए, जरूर लगवाइए। अमृत। All right, Lachandra, Rochak Kalra asked this question. He says, my mother is on nebulization. She's a COVID patient. For how many days does she need the nebulizer? Professor Agarwal, please. Yes, sir. Nebulization duration depends upon the condition of the patient. So, till she is admitted in the hospital or maybe not maintaining SpO2 at home, so till that time she needs nebulization. After that, she can be shifted to this inhaler with spacer if she needs to be. Otherwise, the nebulization will be stopped after her condition is stabilized. Her SpO2 is above 93 or 94%. There is no obvious dyspnea or shortness of breath. So after that, nebulization will be stopped. So, sir, so we do not know whether she is being treated at home or at the hospital, because this question that's why I have on the told Facebook both the page is only. So what should he do? He should just she should just maintain her keep checking her oxygen level and shortness of breath. Yeah. Respiratory rate and SpO2, these are the two things on which this nebulization depends. If she is not comfortable with nebulization, she can switch over to inhaler with spacer. These are the standard treatment for asthmatic patient and COPD patients. So she can shift to that. These are cheaper also and rather more effective and easy also. एक सवाल फेसबुक पर अरविंद सिंह जी लिखते हैं कि मुझे बार बार सांस लेने में दिक्कत और खाने के बाद सांस फूलने जैसा लगता है, तो क्या करना चाहिए? हालांकि इन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये कोरोना से संक्रमित हुए थे या नहीं हुए थे, लेकिन हम फिलहाल ये मान करके चलते हैं कि शायद ये प्रॉब्लम उनको संक्रमण के बाद हुई होगी। तो इस पर जवाब ले लेते हैं डॉक्टर रविकांत जी से। डॉक्टर रविकांत, क्या इसमें क्या हो सकता है और इनको क्या करना चाहिए? ये पहली बात तो हमें मालूम होना चाहिए कि बीमारी क्या है, क्योंकि इसोफेगस की अपनी प्रॉब्लम होती है, लंग की अपनी प्रॉब्लम होती है और विंड पाइप की अपनी प्रॉब्लम होती है जी। लेकिन अगर ये मान के चलें कि कोरोना पॉजिटिव है तो उसमें बड़ी स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है कि पहली बात तो स्मॉल सिप्स लें, बहुत लार्ज सिप ना लें। खाने में भी छोटे बाइट लें, बहुत बड़ा बाइट ना लें। और कभी भी आप डिहाइड्रेटेड ज्यादा ना रहें, अपना एक हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखें। एंड आप अगर आपको लंग की बीमारी हुई है तो ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा लंग ज्यादा इन्वॉल्व है और उसके लंग के हिसाब से ड्रेनेज के लिए आपको हो सकता है वो पोजीशन लेनी पड़े, लेटरल पोजीशन है या वो पोजीशन है कि आपका जो लोब जिसमें इन्वॉल्व हुआ है वो ड्रेन हो सके जी। तो उसको थोड़ा और ज्ञान चाहिएगा इसके लिए। लेकिन पहला ज्ञान तो यही चाहिए कि आप कोविड की बात कर रहे हैं या कोई इसोफेगस की बात कर रहे हैं या ट्रेकिया की बात कर रहे हैं या कोई और समस्या है।
जी, एक सवाल चांदनी जैन जी पूछ रही हैं फेसबुक पर, और डॉक्टर सोनल आप मैं चाहूँगा कि सवाल का जवाब दें कि जो पोस्ट कोविड वाले लोग होते हैं, यानी जिनको संक्रमण हो गया और वो ठीक हो गए, क्या वो भी दूसरों में वायरस फैला सकते हैं क्या? दिन पहले हुआ है ये चीज उस पर निर्धारित करती है। यूजुअली जब पेशेंट सिम्टम फ्री हो जाता है तो कहते हैं कि वो इन्फेक्टिव नहीं रहता। उसका मिनिमम ड्यूरेशन कम से कम 10 डेज हम मान के चलते हैं, या फिर 3 डेज पेशेंट सिम्टम फ्री हो। हाँ। लेकिन कुछ पेशेंट जो अंडरलाइंग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, डायबिटिक होते हैं, सीवियर कोविड इन्फेक्शन वाले होते हैं, उनके अंदर इन्फेक्टिविटी पीरियड जो है वो थोड़ा लंबे समय के लिए भी चल सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को एक हफ्ते मतलब टोटल 17 दिन के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। ये 17 दिन? हाँ जी, टोटल 17 दिन जब से उनकी टेस्ट पॉजिटिव आई है या जब से उनको सिम्टम्स आने शुरू हुए। जी जी जी, ओके। तो 17 दिन कम से कम ये सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बाद फिर उनके द्वारा वायरस फैलाने की संभावना नहीं के बराबर। हाँ ठीक है जी। एक सवाल आयुष रेखारी जी का है फेसबुक पर कि सभी डॉक्टर कोरोना के अलग अलग लक्षण बताते हैं, तो ऐसे में कैसे समझें क्या सही लक्षण है? और ये भी बात सही है ये आयुष जी के सवाल में मैं अपनी बातें भी थोड़ी सी जोड़ देता हूं कि जब से कोरोना आया है तब से कई तरह के लक्षण बदले हैं, कभी बुखार का, कभी दस्त का, कभी कुछ और का, कई तरह के लक्षण दिखे हैं। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अनुराग अग्रवाल इस पर जरा जो संशय है, जो कंफ्यूजन है, उसको साफ करें। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो 70 से 80% को तो कोई लक्षण ही नहीं है। वो तो एक कांटेक्ट के तौर पर उनको पॉजिटिविटी पाई गई है। तो बाकी लक्षणों में बुखार एक सबसे बड़ा लक्षण है जी, हल्की खांसी जो कि यूजुअली ड्राई कफ होती है, तीसरा गले में दर्द या गले में जलन पड़ना। तो 3 ये लक्षण बड़े हैं। इसके अलावा बॉडी एक, इस बार जो वेव आई है इसमें बदन का दर्द या बॉडी एक होना, दूसरा जॉइंट पेन होना, तीसरा डायरिया। डायरिया पिछली बार भी था लेकिन इस बार ज्यादा देखा गया है। इसके अलावा नाक में सूंघ या स्वाद का ना आना, ये भी लगभग 15 से 20% केसेज में देखा जा रहा है। तो लक्षण ऐसा नहीं है कि किसी भी वायरस के फिक्स होंगे। नॉर्मली तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के जो लक्षण होते हैं जैसे गला खराब, बुखार और एक हल्की खांसी आना। इसके अलावा जब वो फेफड़े में इन्फेक्शन कर देगा तब खांसी आना, बलगम भी आना, सांस का फूल जाना, ये ज्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम्स हो जाएंगे, छाती में दर्द होना। तीसरा चूंकि ये क्लॉटिंग भी कर रहा है ज्यादा सीवियर स्टेज में, तो उस केसेज में हमारे पास सीधे हार्ट अटैक के पेशेंट भी आए हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिविटी पाई गई है, और सीवीए के पेशेंट भी जो ब्रेन हेमरेज या ब्रेन क्लॉटिंग वाले पेशेंट्स होते हैं वो भी आए हैं। तो ऐसे सिम्टम को इस तरह से देखना कि एक अलग अलग हैं, अलग अलग नहीं है। वो बेसिकली पैथोलॉजी के हिसाब से एक ही तरह की पैथोलॉजी है उनमें। जी जी। और ये सिम्टम्स हैं, स्पेशली बुखार, हल्का से ज्यादा तेज बुखार, और गले में दर्द, और तीसरा सूखी खांसी। जी। 3 सबसे बड़े सिम्टम्स हैं। और डॉक्टर रविकांत, आयुष के सवाल का एक हिस्सा और था, वो था ये कि ब्लैक फंगस को लेकर के भी अलग अलग लक्षण बताए जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ब्लैक फंगस पर आप स्थिति को साफ करें कि उसके क्या क्या लक्षण हैं। देखिए, अगर आपको कोई नाक में और आंख में या फेस पर या कहीं भी कोई समस्या है जिसमें पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, कोई डिस्चार्ज हो सकता है, कोई स्वेलिंग हो सकती है, तो ये तो जरूर आपको ईएनटी वाले को दिखाना है। और उसके बाद में आई एम श्योर दे वुड लाइक सम एमआरआई और सम बेटर प्रोसीजर टू बी डन कि भाई कहानी क्या है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नॉर्मल है तो आपको ब्लैक फंगस आपको क्यों लगेगा? कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि ब्लैक फंगस एक नॉर्मल हमारी जिंदगी का रोजमर्रा का हिस्सा है और ये सालों से रहता है हमारे साथ। ऐसा नहीं कि अभी आ गया है। ये तो उन पे अटैक कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस हो गई, इम्यूनो सप्रेसिव हो गए हैं, या तो वायरस के मारे या दवा के मारे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में ये जो है ये आपके आसपास रोज ही घूमते रहते हैं, तो आपके रोज के साथी हैं, तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई सिम्टम है या फाइंडिंग है या आप कोरोना के बाद से रिकवर कर रहे हैं, तो जरूर है कि आपके दिमाग में जैसे आए एक ईएनटी एक्सपर्ट को दिखाकर अपनी बात को समझ लेना। जी, अमृत। Lal Chandra, I'm having some technical issues. If you could ask the question for some time, please.
ओके, यस, मैं तब तक फेसबुक से कुछ सवाल पूछता हूं। शिवशंकर झा का सवाल है कि 4 मई को मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था, 4 मई को, और अभी फिलहाल इनको अब कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दोबारा से टेस्ट कराना चाहिए, और क्या ये स्नान कर सकते हैं, और क्या चावल खा सकते हैं? डॉक्टर सोनल, 3 सवाल है कि क्या 4 मई को इनका पॉजिटिव आया था, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पहली बात ये कि क्या टेस्ट कराना चाहिए दोबारा, दूसरी बात ये कि क्या स्नान कर सकते हैं, और तीसरी बात क्या चावल जैसी चीज खा सकते हैं? अलग अलग देती हूँ। जी। जैसे इन्होंने बताया कि 4 मई को इनको इन्फेक्शन हुआ है, उस पे अगर ये होम आइसोलेशन में रहे हैं और माइल्ड केस रहा है इनका, तो गाइडलाइंस के हिसाब से रिपीट टेस्ट करने की कोई इंडिकेशन नहीं है। ठीक है। इवन हॉस्पिटल के अंदर भी अगर एडमिशन होता है तो उसमें सीवियर केसेस के अंदर आरटीपीसीआर रिपीट कराया जाता है। तो जैसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये होम आइसोलेशन में या माइल्ड केस ही रहे होंगे, ठीक है। तो इनको बिल्कुल रिपीट कराने की कोई जरूरत नहीं है अपना आरटीपीसीआर। चलिए, ठीक है। दूसरा सवाल नहाने का, तो नहाना तो कोविड के दौरान भी मना नहीं है। बिल्कुल आपको पर्सनल हाइजीन तो अच्छे से मेंटेन करनी है ताकि कोई आपको सुपर एडिट इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि कोविड के बाद हमारी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो जाती है। तो इसलिए पर्सनल हाइजीन पे तो हमें स्पेशल ध्यान देना है, तो बिल्कुल डेली नहाना ही नहाना है। ठीक है। तीसरा, चावल में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल राइस तो एक हेल्दी मील है, बिल्कुल अब वो अपना राइस का सेवन कर सकते हैं। तो चलिए, बिल्कुल। Largely, one question that often comes up is people have about vaccination that, I have, I'm on blood thinners, I have this complication, I have that complication. If I could ask Professor Agarwal to once and for all list out for people and clear the air on that is there a category of people who cannot get vaccinated? Apart from that, can everybody else get vaccinated? देखिए, everyone should get vaccination except for if he or she has some food allergies or any allergy to component of vaccine. We don't know about the components of vaccine, but if he or she has a severe food allergy, so these patients are should not take vaccination. Or even in that case, they can get consultation of their doctors. Otherwise, there is no such contraindication except for pregnancy. Earlier, lactating mother were in contraindicated group, but nowadays even they have been advised to get vaccinated. So there is no as such any contraindication. Even in like blood thinner, so they may get some bleeding at the injection site. So it is recommended that they must press that site for 5 minutes, or this needle size can be very thin needle size can be used for vaccination. So otherwise there is no such contraindication, because most of the disease person should get vaccinated at first instance. So there is no such contraindication. ओके, आगे बढ़ने से पहले एक कॉलर का कॉल ले लेते हैं। वाराणसी से रविंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र जी, स्वागत है और अपने सवाल पूछिए। सर, मेरे पास 2 सवाल हैं। एक तो आरटीपीसीआर जो हो रही है उसमें वायरल लोड का बात हो रहा है, तो वायरल लोड का कोई कॉलम में जगह नहीं है, कैसे हम पहचाने? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं कोविड पेशेंट 7-8 दिन हो गए, आफ्टर कोविड मैं अपने कमरे में बेडशीट, चादर, टॉयलेट, बर्तन क्या इसके बाद यूज सब शेयर कर सकता हूँ क्या? और क्या क्या हमें पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा आफ्टर कोविड? जी, डॉक्टर रविकांत, आपने इनके सवाल सुने होंगे। जी सर। जी। वायरल लोड इंडिकेट जरूर होता है कई सारी रिपोर्ट में, लेकिन इससे ये प्रेडिक्टेबल नहीं है कि किसको बीमारी सीरियस होगी, किसको हल्की होगी। ये तो आपकी टी सेल बैंक और आपके अंदर की इम्यूनिटी बताएगी कि उस वायरस को वो मार देगा या वो उस वायरस से पिट जाएगा। तो हालांकि ये वैल्यू कई रिपोर्ट में आती है जिसको हम लोग देखते हैं, लेकिन इसका प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है कि कम वायरल लोड होगा तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, ज्यादा वायरल लोड होगा तो आप ज्यादा बीमार होंगे। ऐसा कहीं पे कोई डाटा नहीं है, ये आपकी बॉडी इम्यूनिटी के ऊपर है। सेकंड क्वेश्चन को मैं मिस कर गया। बिल्कुल, तो ये सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? मैं रिपीट अगेन। हाँ, सेकंड क्वेश्चन। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोविड के बाद मैं फैमिली के साथ क्या आफ्टर कोविड 40 डेज आइसोलेशन के बाद, होम आइसोलेशन के बाद, क्या
बेडशीट, चादर, तौलिया या बाथरूम शेयर कर सकता हूँ, टॉयलेट शेयर कर सकता हूँ, उन डाइनिंग बर्तनों का यूज कर सकता हूँ जिसमें अन्य लोग हमारा यूज करते हैं। देखिए, हमारा तो ये कहना है कि कम से कम 20 दिन तक आपको अपना सावधानी रखनी चाहिए कि अपना सब अलग रखें। और ऑफिशियल डाटा में तो 10 से 17 दिन लिखा हुआ है, बट हम लोग एक जिसको कहते हैं पब्लिक को समझाने के लिए कहते हैं कि 20 दिन तक आप अपना ध्यान रखिए, उसके बाद में आप सब लोगों के हिस्से हैं। पहले शुरू में जब पिछले साल कोरोना आया था तो जब तक निगेटिव ना आ जाए तब तक हम लोग चिंता करते थे, लेकिन ऐसा कोई अब वो तथ्य नहीं है। 20 दिन के बाद में आप फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। जी, तो उम्मीद है कि आपके सवालों का संतोषजनक जवाब हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रविकांत जी की तरफ से मिल गया होगा। अमृत, एनी क्वेश्चन from your side? Well, Lachendra, a lot of people have a question about that once they've taken the first dose, or even if they've not taken the first dose, they've contracted COVID. Now, after how much time should they get themselves vaccinated, and what is the logic behind that? That is there a particular time period that antibodies stay within your system? If Dr. Sonal could please answer that. जब हमें पहली डोज के बाद अगर कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके 4 to 8 वीक्स आफ्टर कोविड इन्फेक्शन से रिकवरी के बाद हम लोग सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा सा चेंजेस लेकर आए हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो चाहते हैं कि कवरेज ज्यादा हो। तो उन्होंने ये बोला है कि जिनको कोविड इन्फेक्शन हो गया है दे आर स्टिल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द री इन्फेक्शन फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। जो हमारे पास डाटा है एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए तो बिल्कुल हम अनडाउटली कह सकते हैं कि वो कोविड से री इन्फेक्शन नहीं हो सकता। तो वो सेकेंड डोज का जो टाइम फ्रेम है उन्होंने 4 to 8 वीक से बढ़ाकर 3 मंथ्स का कर दिया है। तो कोविड रिकवरी के 3 मंथ्स के बाद ही हमको अब सेकेंड डोज लग सकता है। और डॉक्टर सोनल, पहले अगर किसी को पहला डोज लेना हो, जैसे कि कोरोना के संक्रमण से कोई ठीक हो चुके हैं और उनको वैक्सीन की पहली ही डोज लेनी हो, तो उन पर भी वही 3 महीने वाली बात लागू होगी? एप्लीकेबल है कि वो भी तो प्रोटेक्टेड है, सेम रूल कैरीज फॉर देम आल्सो। वो भी 3 महीने के बाद ही वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर शिमला से जुड़ चुके हैं, पीयूष रंजन। पीयूष जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। मेरे फादर अभी कोरोना पॉजिटिव हैं और उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं और उन्हें स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं। तो मेरा ये सवाल था कि जब उनकी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे तो क्या प्रिकॉशंस उनके लिए लेने हैं, उनके क्या सिम्टम्स वगैरह हमें ध्यान में रखने हैं और कितने दिन तक उनको ऑब्जर्व करना है? बहुत ही अच्छा सवाल है डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल का जवाब दें। देखिए, बिल्कुल, जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे तो उनका आपको डाइट का, उनकी एक्सरसाइजेज कितनी धीरे धीरे ही उसे रिगेन करें, वो उनकी हाथ पैर मालिश है, ये काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि अगर वो लेटे रहेंगे तो क्लॉटिंग के चांसेस रहते हैं। तो धीरे धीरे ही एक्सरसाइज बढ़ानी है। लाइट डाइट, जैसे डॉक्टर सोनल ने भी बताया था कि हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखना है। तो जूसेज अगर उनको मना नहीं है, अगर वो रीनल पेशेंट नहीं है तो फ्रूट जूस हो सकते हैं, दूध हो सकता है। लिक्विड डाइट वो ज़्यादा लें जिससे कि डिहाइड्रेशन भी ना हो और एनर्जी कंपोनेंट भी पूरा होता रहे। हाई प्रोटीन डाइट है। ऐसे केस में उनको शायद स्टेरॉइड की थोड़ी लंबी समय जरूरत पड़े अगर वो अभी ऑक्सीजन पर है। तो स्टेरॉइड का भी ये ध्यान रखें कि उनको साइड इफेक्ट स्टेरॉइड के हो सकते हैं, जैसे ब्लड शुगर का अनियंत्रित होना। तो ऐसे में ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है और ब्लड शुगर कंट्रोल होना। तो ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए इंसुलिन सबसे अच्छा एक इलाज हो सकता है, क्योंकि कई बार ओरल ड्रग पर शुगर कंट्रोल करना मुश्किल होगा पोस्ट कोविड पेशेंट में। तो उनके यही जनरल ध्यान रखने हैं। बाकी डॉक्टर सोनल पहले बता चुकी हैं कि सांस फूलती है, बुखार लंबे समय तक घर पर आने के बाद रहे, छाती में दर्द हो जाए या कोई भी ऐसा सिम्टम जो उनको पहले ना हो और वो नया डेवलप हो रहा हो, तो वो एक चिंता का विषय हो जाता है। ऐसे केस में अपने डॉक्टर को जरूर मिले। इसके अलावा देखिए, बहुत ज़्यादा अगर वो आईसीयू या जनरल वार्ड में भी हैं तो वहाँ काफ़ी निगेटिविटी हो जाती है। बंदा देखता है कि मेरे आसपास काफ़ी सिक लोग हैं, कुछ डेथ्स भी होती हैं। तो उन सब का बहुत ज़्यादा न्यूरोसाइकेट्रिक अफेक्शन हो रहा है। उन सब का बहुत ध्यान रखना है कि घर में पॉजिटिव वातावरण रहे। तो यही चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। जी, यस अमृत।
Professor Ravikant, this gentleman asks us on our social media page, he says, why aren't children getting vaccinated when they can get vaccinated for polio, for BCG, etc.? What is the reason that vaccination for children hasn't been allowed so far, especially given in the context that there are reports that when the third wave comes, children would be more susceptible. तो उसके करीब 300 साल बाद वैक्सीन आई। जब हमारा पोलियो हुआ उसके भी कई 100, 200, 300 साल बाद वैक्सीन आई। जब रोटा वायरस से डायरिया हुआ बच्चों में, उसमें भी कम से कम 5-6 साल लग गए उसको स्टेबलाइज करने में कि दवा क्या देनी है जी। इसका मतलब है मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन डाटा ड्रिवन है। अगर डाटा नहीं है तो आपको देखना पड़ता है कि स्मॉल ट्रायल लेके आप ये देखते हैं कि एक्सेप्टेबल रिस्क है या नहीं है, और एक्सेप्टेबल रिस्क के हिसाब से करते हैं। वो एक ट्रायल हो चुका है 1-2 वैक्सीन का, जिसमें मॉडर्ना और फाइजर दोनों का अपना ये सपोर्ट मिला है कि हम बच्चों में वैक्सीनेशन 12 से 18 के बीच में कर सकते हैं, लेकिन 12 के नीचे उन्होंने नहीं किया है। इसका मतलब जब तक एविडेंस ना हो, मेडिसिन में अपनी कोई बात को कहना बिल्कुल वैसा ही होगा कि जैसे एक गलत इलाज करना। जी, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर आ गए हैं। इसका मतलब ये भी है कि 12 से 18 के बीच में अमेरिका और कई सारे देशों ने फाइजर और मॉडर्ना दोनों के लिए करीब करीब ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप वैक्सीनेशन लगवाएं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं नोएडा से, संजय। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी, सवाल पूछिए। सर ऐसा है, कुछ लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं जैसे उनकी सेकंड डोज लेट हो रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, पहले से दोबारा से बुकिंग करके फिर लगवा लें, तो वो कह रहे हैं हमारी 2 हो गई। तो इसका मतलब पहली डोज ही उसने 2 बार लगवा ली है। तो ये करना कहाँ तक हानिकारक है उसकी, और ये ठीक है क्या? अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहली डोज ले चुके हैं, हाँ, और सेकंड डोज ड्यू थी, लेकिन सेकंड डोज के लिए स्लॉट नहीं मिल रहा था, हाँ, तो पहली डोज की बुकिंग फिर से कर ली। हाँ, और उसमें इसका तो डॉक्टर से मनमाती पूछें। देखिए, ये अनएथिकल प्रैक्टिस है, इसको छोड़ दें। बाकी डोज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही चीज लग रही है दोबारा। और मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा। पैनल वांट्स टू कॉन्ट्रडिक्ट मी ऑन दैट एंड माय इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। प्रोफेसर अग्रवाल प्लीज। अनदर वन मोर थिंग, कि जब हम जाते हैं करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन, तो उसमें तो आधार नंबर रहता है, उसका डेटा रहता है, उसका पता चल जाता है कि उसका सेकंड डोज ड्यू है या फिर पॉसिबल। हाँ, तो ऐसे कुछ केसेस हो सकता है कहीं पर कुछ हुआ हो, लेकिन फिर भी ले लेते हैं अपने विशेषज्ञ की राय। डॉक्टर सोनल, आप अगर इस पर राय देना चाहें। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि सिस्टम में एरर तो हो सकता है, क्योंकि जब हम जाते हैं तो अपना आईडी प्रूफ कुछ भी दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आधार से ही हमारी वेरिफिकेशन हो रही है, तो अपने आप वहाँ पे वेरिफिकेशन किसी भी मोड से करा सकते हैं। तो पेशेंट अगर फॉर्जरी करना चाहे तो वो तो कर सकता है, लेकिन ये तो अनएथिकल प्रैक्टिस है, जैसे पहले बता चुके हैं वो। तो फर्स्ट डोज दोबारा से लगवा ले सेकंड डोज के रूप में, तो उससे मेडिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज तो सेम ही है। हाँ। तो डोज तो कोई मिलनी है, लेकिन इट इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस कि सिस्टम के अंदर अपडेट नहीं हो रहा है कि उनको वो 2 डोजेस लगते हैं। तो इसका मतलब ये तो है कि जो दोनों डोज जो है वो क्वांटिटी और क्वालिटी में एक ही होता है। हाँ, वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। बिल्कुल। और सेकंडली, जिसने भी जो मुझे इन साहब का नाम नहीं पता, जिन कॉलर ने हमें कॉल किया, देखिए, अगर आप पहली डोज के नाम पे पहले आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दें, दूसरी बार आधार दे दें, जैसे डॉक्टर सोनल ने कहा, कर लगवा तो आप लेंगे, मेडिकली भी सेफ हो जाएंगे। कल को अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, और कई जगहों पे मान लीजिए ट्रैवल के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए हो सकता है, दैट हैव यू बीन वैक्सीनेटेड, फिर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये आप इस किस्म की फौजरी कर क्यों रहे हैं? अनएथिकल तो है ही है, वैसे ही आपको कोई फायदा नहीं होने वाला इसका। तो आप बेटर ये है कि आप ये फॉलो करें जो प्रोसेस, और अपना स्लॉट बुक करके करें। हम जानते हैं स्लॉट मिलने में मुश्किल हो रही है, पर वो बेटर तरीका है। हमारी हिदायत आपको यही है। एक छोटी बात और जोड़ देता हूँ, हमारी वैक्सीनेशन हो, उसमें कई वैक्सीन एक ही डोज की है जी, तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। जॉनसन है, मॉडर्ना है, सब एक ही डोज की वैक्सीन आ रही है कि एक ही बार में आपका मामला सॉल्व हो जाएगा।
आपको दूसरी डोज नहीं लगवानी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और भी कि हमारी वैक्सीनेशन हो ये तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये जिस तरह की बीमारी है इसमें ये भी जरूरी है कि हमारे आसपास वाले भी वैक्सीनेटेड हो जाएं। तो अगर हमें पहली डोज लग चुकी है तो हमारी कोशिश ये रहे कि हमें दूसरी डोज लगने से पहले हमारे आसपास वालों को पहली डोज लग जाए, तभी उस तरह का एक सुरक्षा चक्र बन पाएगा। एब्सोल्युटली जी। तो अगला सवाल लेते हैं अशोक सोनी जी का सवाल लेते हैं। अशोक सोनी जी का सवाल फेसबुक पर सवाल है कि क्या कोविड वैक्सीन WHO के सारे नियमों को देख करके उसको मंजूरी दी गई है या ऐसे ही इमरजेंसी अप्रूवल दे दी गई है? मुझे लगता है ये शायद कोवैक्सीन के बारे में, कोविड वैक्सीन हालांकि इन्होंने लिखा है, लेकिन शायद कोवैक्सीन के बारे में जानना चाहते हैं, तो जवाब लेते हैं। No, Lachandra, this applies to everything. I mean, all vaccines are on emergency approval today. All vaccines existing anywhere in the world are on emergency approval. हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन पिछले दिनों एक खबर आई थी ना कि जो कोवैक्सीन है उसको WHO की तरफ से अभी फिलहाल जिनको कोवैक्सीन लगा है वो अगर दूसरे देशों की यात्रा करना चाहते हैं तो उनको फिलहाल WHO की तरफ से मान्यता नहीं दी। शायद इनका सवाल जो है इसी के आसपास है। तो डॉक्टर रविकांत से जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं क्योंकि उसके बाद हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। देखिए, आइडियली क्या होता है कि 1-2 लाख लोगों को आप वैक्सीन दीजिए और 1-2 लाख को ना दीजिए, और जब ये 3-4-5 लोगों का डाटा आ जाए वो बड़ा रोबस्ट डाटा कहलाता है कि जो रोबस्टनेस में n नंबर जरूरी है कि जिसको दिया गया और जिसको नहीं दिया गया वो रेंडोमाइज कंट्रोल डबल ब्लाइंड प्रोस्पेक्टिव ट्रायल में आना चाहिए और तब कहानी बनती है। लेकिन अगर एकदम ऐसा लग रहा है कि हजारों लाखों लोग पूरे दुनिया भर में मर रहे हैं तो एक इमरजेंसी अप्रूवल दिया जाता है। बिल्कुल, तो चलिए शॉर्टर ट्रायल। बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों डॉक्टर विशेषज्ञ मेहमानों का, डॉक्टर रविकांत, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, डॉक्टर सोनल बर्मन, और शुक्रिया हमारे साथी अमृतपाल सिंह जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल डॉक्टर स्पीक में आज के लिए इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।